So, hello everyone, welcome to Con Batch for Vote 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 7 of your class 12 Political Science, जिसका नाम चैप्टर का नाम ग्लोबलाइजेशन है। और इस चैप्टर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ आपके बोर्ड्स में 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो कि आपके CUET के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या फिर बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैं एक लेक्चर करा देता हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट का लेक्चर होगा। इसमें आपके पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले के जितने 6 चैप्टर हैं उनके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे क्लिक करके सारे वीडियोस सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। हेलो, माय नेम इज़ ऋषभ एंड आई एम अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट। साथ में मैं आपको पढ़ाने का भी काम करता हूँ, आपको प्यारे प्यारे नोट्स भी देता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट बात एक, ये जो सीरीज़ है इसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जिसका नाम कर्न बैच है, ठीक है। इसमें अगर आपने इस लेक्चर से जुड़ के अपने बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा स्कोर कर लिया तो हम आपको अपना अचीवर बनाएंगे, अपने इस हॉल ऑफ फेम पे आपकी फ़ोटो लगाएंगे। तो आप ये ट्राई करो कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे लगे और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड कराओ, हमें प्राउड कराओ और अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे ले जाओ, ठीक है। दूसरा अपडेट आपके लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के पड़े हुए हैं। CUET के PYQs हैं, CBSE के PYQs पड़े हुए हैं, सपोर्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है जिसमें एक फ्लो चार्ट बने हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितने भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और अगर आपको हमें किसी भी क्वेरी से रिलेटेड कॉन्टेक्ट करना है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो तो आप हमें मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, हम कमेंट में भी आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, बहुत जल्दी फटाफट हम आपको एक शॉर्ट रिविज़न करा देंगे सबका, ठीक है। देखो, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, तो अगर ग्लोबलाइजेशन को हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें, एक मिनट में ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, ग्लोबलाइजेशन को अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में वो समझें तो ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन। अगर आप देखो अभी फॉर एग्जांपल, आप में से कई लोगों के पास चाइनीज़ फ़ोन होंगे, रियलमी के होंगे या फिर एप्पल के फ़ोन होंगे जो अमेरिकन फ़ोन है। तो ये क्या है, ये बाहर की कंपनियां हमारे देश में आके बेचती हैं, यानी पूरा वर्ल्ड जो जितने भी सारे देश हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ यही है, ठीक है, कि फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज ग्लोबलाइजेशन। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, आइडियाज़ का ही फ्लो होता है, आइडियाज़, ठीक है। आइडियाज़ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट, ठीक है। कैपिटल फ्लो, पैसे का भी फ्लो होता है, ठीक है। कमोडिटीज़ तो जाती ही हैं जो ट्रेड होता है उससे, ठीक है। पीपल फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लाइवहुड, जो लोग भी इस देश से दूसरे देश में जाते हैं ताकि अच्छा लाइवहुड, एक लाइफ जी सके, उनको भी हम ग्लोबलाइजेशन में काउंट करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट इट हैज़ ओनली इकोनॉमिकल डायमेंशन। इसका इकोनॉमिकल डायमेंशन नहीं है, ये सब चीज़ का है। यहाँ पे आइडियाज़ को भी फ्लो किया जा रहा है, कैपिटल का भी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे लोगों का भी फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये आप अज्यूम मत करना कि सिर्फ इसका इकोनॉमिकल डायमेंशन है। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ये। अब दूसरे में देखते हैं हमें कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों, ठीक है। तो अगर हम बहुत पुराने टाइम से बात करें, बहुत अगर एंशिएंट टाइम में जाएं, तो ग्लोबलाइजेशन का रीज़न ये था कि जब जो यूरोपियन थे उन्होंने जब वो और देशों की खोज करनी स्टार्ट की ना, तो जब लोगों का मूवमेंट हुआ, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे तो उनके साथ साथ उनके आइडियाज़ भी फ्लो होने लगे, आइडियाज़ का भी मूवमेंट हुआ, उनके साथ साथ तो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसका भी फ्लो इधर उधर होने लगा। तो उस टाइम से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में तेज़ी कब आती है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में तेज़ी तब आती है जब
प्रिंटिंग का आविष्कार होता है, ठीक है, प्रिंटिंग का आविष्कार होता है। तो प्रिंटिंग के टाइम पे क्या होता है, प्रिंटिंग के टाइम पे ही नेशनलिज्म का वो हुआ था, ठीक है, नेशनलिज्म स्प्रेड। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन उससे ही पहले हो गया था ना, ठीक है। तो ये सब क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था आप बताओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ों को पढ़ के, रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ के, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस में का जब आविष्कार हो गया तो लोगों ने उसको छापा, ठीक है, उसका प्रिंट बनाया। और वो प्रिंट कहाँ पे आया, इंडिया में आया। तो इंडिया के लोगों ने भी उसको पढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म की डिज़ायर हुई। और क्या हुआ, फिर इन लोगों ने भी अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, पास्ट में हम ग्लोबलाइजेशन का वो देखें तो सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ पीपल जब होता था एंशिएंट टाइम में, उसके बाद जब इसको और तेज़ी कब मिली, जब प्रिंटिंग आविष्कार हो गया, ठीक है। और अगर इस टाइम की बात करें, इस टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबलाइजेशन के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन event taking place in one part of world have impact on another part, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में कोई मंदी आती है, यानी वहाँ का मार्केट क्रैश कर जाता है, तो उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया को भी उसका इम्पैक्ट सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हम चीज़ें जो यूज़ कहाँ से करते हैं, जो अमेरिका में बन के आती है इंडिया में। तो अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के परिणाम क्या क्या थे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हम मेनली 3 कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं। पहला जो है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, दूसरा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज और तीसरा है जो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके देख लेते हैं। देखो, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती है। पहला, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, जो स्टेट की यानी जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है ना, वो कम हुई है, ठीक है। दूसरा आपको कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमेशा स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। पहला हो गया कि रिड्यूस हुई है, दूसरा है कि नहीं हुई है, और तीसरा सम टाइम स्टेट कैपेसिटी रिसीव बूस्ट एज कॉन्सिक्वेंसेज। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट की कैपेसिटी है वो बूस्ट हुई है, ना कि कम हुई है, ठीक है। चलो, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात बताऊं, ग्लोबलाइजेशन जैसे अभी हम पहले की बात करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के पहले की गवर्नमेंट क्या होती थी, पहले की गवर्नमेंट जो होती थी वेलफेयर गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। वेलफेयर गवर्नमेंट होती थी जो कि लोगों के जो वेलफेयर है उस पे काम करती थी। लेकिन आज क्या है, आज की जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर पे कम, जो बिल्कुल जो कोर फंक्शन है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ लॉ, नेशनल इशू, ठीक है, नेशनल इशू, सिक्योरिटी, etc, जो इम्पोर्टेंट कोर जो फंक्शन है वही परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि जो पहले की गवर्नमेंट थी वेलफेयर गवर्नमेंट,
वो पहले के लोगों का भला करना चाहती थी, लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो कोर फंक्शन है वही परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो और फंक्शंस थे, फॉर एग्जांपल मार्केट को रेगुलेट करना था, वो अब कौन करता है? अब प्राइवेट पार्टीज करती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कर रही हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट का इसमें क्या है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो मिनिमाइज हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने देख लिया। इसका एक और एग्जांपल दो, जैसे एमएनसी कंपनीज, ठीक है, एमएनसी सॉरी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, ये क्या करती हैं? ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चलती है। तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाती है, मतलब ये गवर्नमेंट हर जगह गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिला है, तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाती है जो कि एमएनसी कंपनीज को रेगुलेट करे। ठीक है, क्योंकि एमएनसीज को पैसा दे रही हैं, और पैसा अगर दे रही हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका ध्यान रखा जाए। तो अगर ये कोई उल्टा सीधा भी काम करती है तो गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं बनाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया कि जो कैपेसिटी है ना स्टेट की, वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी ऐसा हो सकता है कि रिड्यूस ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी रिड्यूस ना हो कैपेसिटी। और तीसरा है कि सम टाइम बूस्ट मिलता है। ठीक है, सम टाइम गिव बूस्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बूस्ट मिलता हो गवर्नमेंट की कैपेसिटी को ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई है, टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट के पास हैव मोर नॉलेज अबाउट इट्स सिटीजन। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई है। अब टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई है तो गवर्नमेंट के पास सबका, उनके जो सिटीजन है उनका सबका प्रॉपर डेटा है कि वो कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं। या फिर बैंकिंग सेक्टर में आप देखो, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है? आज के टाइम पे अगर गवर्नमेंट को किसी को पैसा देना है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, ना कि किसी के हाथ से भिजवाती है। तो ये सब क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी को बूस्ट मिला है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। अगर आपको समझाना होगा तो बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में ऐसे समझा के लिख के आ सकते हो। ठीक है, अपने लैंग्वेज में। अगर हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है? जो पहले टैरिफ लगते थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया है और ये चाइना है, तो चाइना अगर कोई भी गुड्स अपने कंट्री में इंपोर्ट करता है तो इसको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट इससे टैक्स लेती है कि आप हमारे मार्केट में बेच रहे हो तो हमें भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो ये टैक्स लगाती है। तो क्या हुआ? जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तो रिड्यूस इन टैक्स। ठीक है, या टैरिफ, TARRIF, टैरिफ जो भी आप बोलो इसको, टैरिफ की वजह से वो हुआ है। ठीक है, मतलब जो टैक्स लगाते थे वो उसमें कमी आ गई है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑल्सो रिड्यूस। जो पहले मूवमेंट नहीं होता था एंशिएंट टाइम में, जो मूवमेंट गुड्स का एक बड़े दूरी तक नहीं होता था, वो आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूर दूर तक मूवमेंट होती है उसका। ठीक है, समझ में आ गई बात? आइडियाज़ का मूवमेंट होता है। ठीक है, आइडियाज़ का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखो जितनी भी गवर्नमेंट है ना, मतलब हर देश की गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिमिलर काइंड का पॉलिसी अपनाया है। ठीक है, सबकी जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो सिमिलर हैं। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट adopted similar इकोनॉमिक पॉलिसीज। सब गवर्नमेंट ने सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की हैं, लेकिन बट हैव डिफरेंट आउटकम। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और जो चाइना है वो एक साथ आज़ाद हुए थे। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ?
जो इंडिया का सामान है वो ज़्यादातर बाहर के देशों में नहीं बिकता, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होता। लेकिन चाइना का माल देखोगे, चाइना का माल ऐसे ऐसे देशों में जा पहुँच रहा है जहाँ पे जिसका नाम भी हमने आज तक नहीं सुना। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया ने भी सेम ही इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया है, चाइना ने भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से सेम इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की है। लेकिन चाइना का जो गुड्स है वो बहुत दूर दूर तक जाता है और इंडिया का जो गुड्स है वो उतना दूर नहीं जाता। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल द गवर्नमेंट अडॉप्टेड सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसी बट हैव डिफरेंट आउटकम। आउटकम दोनों का अलग अलग है, मतलब हर देश का अलग आउटकम है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को लेके दो मत हैं, यानी दो व्यूज़ हैं। ठीक है, पहले वो लोग दोज हु कंसर्न्ड अबाउट सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इनका मानना है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसमें सोशल जस्टिस नहीं है। फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट ओनली स्मॉल सेक्शन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी बेनिफिट हुए हैं ना सिर्फ स्मॉल सेक्शन को हुए हैं, ना कि बड़े सेक्शन को। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं, दे emphasize the need of social safety net, social safety एंड नेट। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या चाहते हैं, सोशल सेफ्टी नेट होना चाहिए। ठीक है, सोशल सेफ्टी नेट क्या होता है, इट इज टू मिनिमाइज निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए देखो इनका मैंने क्या बताया, ये जो लोग हैं दो व्यूज होते हैं इकोनॉमिक कंसर्न को लेके। पहला व्यू जो बोलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक बेनिफिट हुए हैं सिर्फ स्मॉल सेक्शन को हुए हैं, इसलिए ये लोग सोशल सेफ्टी नेट को एम्फेसाइज करते हैं। सोशल सेफ्टी नेट क्या होता है, इट इज़ अ वे टू मिनिमाइज द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसमें सेफ्टी, अगर इसकी मैं बात करूँ सोशल सेफ्टी नेट की, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो इंडोर प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल जो हमारे देश के लोग जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम मार्केट में ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे मेड इन इंडिया के वजह से क्या हुआ, मेड इन इंडिया की वजह से जो इंडिया में प्रोडक्ट बनते थे उनको ज़्यादा लोगों ने खरीदा। ठीक है, तो इसी तरह हम जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है, यानी जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है उनको हम ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ना कि किसी बाहर की फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। ठीक है, 1 2 3 चलो। अब इसमें क्या होता है, दोज हु सपोर्ट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज फॉर वेलबींग ऑफ पीपल। इट इज फॉर वेलबींग ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल के, लोगों के इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह, मतलब लोगों के वेलबींग के लिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी था। ठीक है, इसकी वजह से ट्रेड जनरेट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट हैव मनी पावर। ठीक है, मनी पावर। ठीक है, गवर्नमेंट के पास ग्लोबलाइजेशन की वजह से पैसा आया है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इनकी हो गई। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को लेके दो व्यूज़ हैं। पहला व्यू जो कि चिंतित है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, और दूसरा व्यू जो कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत खतरनाक है ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी कैन से दैट it lead to the fear that poses a threat to culture in the world। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो वेस्टर्न कल्चर है वो पूरे विश्व में फैलने लगा। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर। ठीक है,
वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। पूरे देश में ग्लोबलाइजेशन की वजह से फैलने लगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कल्चर फैलने लगा। तो और सारे जो कल्चर हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, इसके ऊपर ये थ्रेट आ गया है कि हमें बचे रहना है, कैसे बचना है, ठीक है। इसके ऊपर थ्रेट आ गया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वेस्टर्न कल्चर है ये हमारे ऊपर हावी होने लगा है। आप भी देखोगे कि इंडियन कल्चर को आजकल फॉलो करने वाले बहुत कम लोग बच गए हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो यूनिफॉर्म कल्चर होता है ना, यूनिफॉर्म कल्चर होता है इज नॉट इक्वल टू ग्लोबल कल्चर। जैसा मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो पूरा दुनिया में फैल गई, इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हमारी भी लैंग्वेज है, ठीक है। यूनिफॉर्म लैंग्वेज है वो, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश को अगर आपको कहीं भी यूज़ करना है, कोई भी लैंग्वेज बोलनी है तो इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन वो ग्लोबल लैंग्वेज का नहीं है। ग्लोबल लैंग्वेज हमारी भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कल्चर उसके नाम पे क्या है, एक यूनिफॉर्म कल्चर के नाम पे क्या है, सिर्फ हमारे पास जो वेस्टर्न कल्चर का इम्पोजिशन है, हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर का इम्पोजिशन है। और यहीं से एक टर्म निकल के आता है मैकडोनल्डाइजेशन, ठीक है। मैकडोनल्डाइजेशन, वेट, मैक्सी डोनाल्ड, जो आप जो भी बोलते हो मेरे को नहीं पता, McDonaldization, मैकडोनल्डाइजेशन, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, ठीक है। मैकडोनल्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एक अमेरिकन कंपनी है और अमेरिकन कंपनी होते हुए भी इसने पूरे वर्ल्ड में अपनी फ्रेंचाइजीज खोल रखी हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम बोलते हैं, ठीक है। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ये बहुत गंदे हैं, इसके क्या बोलते हैं, बहुत गंदे हैं ग्लोबलाइजेशन के, बट एट द सेम टाइम इसके कुछ एक पॉजिटिव आउटकम भी है। पॉजिटिव आउटकम क्या है इसका, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम क्या है इसका, अगर मैं पॉजिटिव आउटकम की बात करूं तो इसमें फॉर एग्जांपल जो कल्चर और नॉट स्टैटिक, इसमें क्या होता है, कल्चर में क्या होता है, गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, टेक का, ठीक है। मैं एग्जांपल अभी जैसा मैंने बताया कि हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, हमारे भी तो लोग वहाँ पे जाते हैं तो हमारा भी कल्चर वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे तो यूरोप में बहुत ऐसे देश लोग हैं जो अभी इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इंडियन साड़ी पहनते हैं, इंडियन धोती कुर्ता पहनते हैं, हिंदुज़म को प्रमोट करते हैं। तो इंडियन जो पॉजिटिव आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का वो ये है कि जो कल्चर है ना वो गिव एंड टेक का रिलेशन रखता है, ठीक है। गिव एंड टेक का रिलेशन का मतलब अगर आप हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हो तो हमारा भी कल्चर आपके ऊपर इम्पोज करेगा, ठीक है। चलो इतना खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे हैंडल किया, ठीक है। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इन कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। अगर हम कॉलोनियल पीरियड से बात करें तो इंडिया जो था ना, एक इंडिया जो ब्रिटिश का एक वो था, कॉलोनी था, इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिश की। तो क्या करता था, इंडिया के लोग ना एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स को। फॉर एग्जांपल इंडिया का एक्सपोर्ट करता था, कॉटन एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट कॉटन, ठीक है। कॉटन इंडिया एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट क्या करता था, इंपोर्ट फिनिश गुड, ठीक है। ये बहुत सालों तक चला, जब तक इंडिया कॉलोनी बनी रही तब तक ये चलता रहा, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्फ रेदर देन रिलाइंग ऑन अदर, ठीक है। हमने मेड इन इंडिया को प्रमोट किया, ठीक है। मेक इन इंडिया को प्रमोट किया ताकि हम लोग अपनी चीज़ें खुद बनाएं, ना कि दूसरे पर निर्भर रहें, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ हमने डिसाइड किया, ठीक है, नॉट टू अलाउ एक्सपोर्ट, ठीक है, टू सेव और ओन प्रोड्यूसर, ठीक है।
हमने दो चीज़ें की, ठीक है। पहला, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या किया, हमने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया ताकि हम अपनी चीज़ें खुद बना सकें, दूसरों पे निर्भर ना रहें। और दूसरी चीज़ हमने की कि हमने एक्सपोर्ट को वो कर दिया, अलाउ नहीं किया, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर से चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं आएंगी। और हमने ऐसा क्यों किया, ताकि जो हमारे प्रोड्यूसर है ना उनको बचाया जा सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिज्म, PROTECTIONISM, प्रोटेक्टिज्म, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या होता है, इसको हम अगली स्लाइड में समझाते हैं। अचानक से होता ये है कि 90s के अराउंड ना, 1990s के अराउंड इंडिया की जो इकॉनमी है ना, इकॉनमी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, ठीक है। 1990s के अराउंड फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। इसकी वजह से 1991 में, ठीक है, 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस को आउटकम करने के लिए टू आउटकम फाइनेंशियल क्राइसिस एंड higher rate of economic growth, to outcome financial crisis and to achieve higher rate of economic growth, we decide to do LPG। ये क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये हमने डिसाइड किया। इसकी वजह से क्या हुआ, हम इसमें हमने क्या किया 1991 में, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या किया हमने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो किया, अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और MNC को सेटअप करने का परमिशन दिया, MNC सेटअप, ठीक है। हमने इन सबको सेटअप करने का वो कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, ग्लोबलाइजेशन को रोकने की कोशिश किसने की, तो इसमें दो मत हैं। पहला लेफ्ट विंग, ठीक है, दूसरा है राइट विंग, ठीक है। लेफ्ट विंग एंड राइट विंग, ठीक है। लेफ्ट विंग है और राइट विंग है। इसमें लेफ्ट विंग ऐसा लेफ्ट वो लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। यानी गवर्नमेंट के पास सारी पावर होनी चाहिए लोगों के वेलफेयर करने की। जैसे USSR था ना, वो लेफ्ट विंग है। और जो राइट विंग है ये US का वो है, ठीक है। US मीन्स अमेरिका, जो कैपिटल वर्ल्ड है, जो लोग जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको मार्केट में फ्री हैंड देते हैं, उनको हम राइट विंग बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट को ये बढ़ावा देते हैं कि आप वेलफेयर का काम करो, आप सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करो, उसको हम लेफ्ट विंग बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को लेके इन दोनों लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं, इनको हम देख लेते हैं। इनका व्यू है कि ग्लोबलाइजेशन मेक रिचर पुअरर, ठीक है। इनका लोग ये था, ठीक है। और लोग बोलते हैं लीड टू वीकनिंग ऑफ स्टेट, ठीक है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ स्टेट reduce to protect interest of पुअर, ठीक है। ये लोग यही बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, अमीर और अमीर बना है, पुअर और पुअर बन गया है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो स्टेट को कमज़ोर कर दिया हमने, यानी जो गवर्नमेंट है उसको कमज़ोर किया है, स्टेट की कैपेसिटी को कमज़ोर किया है कि वो इंटरेस्ट ऑफ पुअर को प्रमोट कर सके, ठीक है। अब राइटिस्ट विंग यानी जो राइट पर्सन है वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इन लोगों के पॉलिटिकल में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इन लोगों का है कि ये लोग भी चिंतित हैं, ठीक है। ऑल्सो फियर ऑफ
विकिंग स्टेट, ठीक है। इन लोगों को भी चिंता है कि जो स्टेट है उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, अगर इकोनॉमी की बात करें, दे वांट प्रोटेक्टिज्म, PROTECTIONISM, प्रोटेक्टिज्म एट लिस्ट इन सर्टेन एरिया। कुछ एरिया में ये लोग प्रोटेक्टिज्म की मांग करते हैं, ठीक है। कल्चरल के बारे में ये लोग भी हम चिंतित हैं, ठीक है। दे ऑल्सो, कल्चरल की बात करें तो ऑल्सो फियर इन कल्चरल, वेट इसको मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, फियर इन कल्चरल पोजेशन, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं एक लास्ट टॉपिक है आपकी कॉपी में, बुक में, वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 चलो, एक और यहाँ पे टॉपिक आप देख लो, द वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक वाइड कोलिशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, यूथ भी पार्टिसिपेट करता है। यानी एक वाइड कोलिशन है जो कि क्या करता है, ये लोग जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं और उनको कैसे बेटर कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को, वो लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग एट पोर्टो अटेग्रे ब्राज़ील हुआ था 2001 में, ठीक है, 2001 में, ठीक है। सेकेंड कब हुई थी, नहीं फोर्थ कब हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है। मुंबई में हुई थी 2004 में, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये आपका लास्ट टॉपिक था और यहाँ पे आपका एक छोटा सा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।